बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स क्लास में खुशामदीद। सॉरी, बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बच्चों, हमारा बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 चल रहा था। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द सेल। इस चैप्टर में आप सेल के मुतालिक बहुत सारी मालूमात हासिल करते हैं। इस चैप्टर को हमने 2 या 3 क्लास पहले स्टार्ट किया था। अब तक हमने इस चैप्टर में सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था, उसको हमने दोहराया कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सब एटॉमिक पार्टिकल से शुरू होता है, बायोस्फीयर पे ख़त्म होता है, बीच में ये चीज़ आती है सेल। लेकिन ये बीच में आ रही है, लेकिन ख़ास बात ये होती है कि लाइफ के एतबार से ये सबसे पहले चीज़ होती है, सबसे बेसिक यूनिट होता है ये। उसके बाद हमने थोड़ा सा सेल की हिस्ट्री ढूंढी थी कि जी माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ था, सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 के अंदर। और फिर हमने देखा कि सेल थ्योरी किस किस साइंटिस्ट ने बनाई थी सेल थ्योरी, और सेल थ्योरी के क्या क्या पॉइंट्स थे मेन। उसके बाद हमने थोड़ा सा माइक्रोस्कोप के हवाले से बात की थी कि हमारे पास 3 तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और एक्सरे माइक्रोस्कोप। और फिर हमने सेल की स्टडी कर रहे थे, बीच में एक मेरे से टॉपिक जो है वो मिस हो गया था, सेल फ्रैक्शनेशन। तो पहले मैं आपको, वो एक छोटा सा टॉपिक है, वो ज़रा आपको बता देता हूँ, फिर हम जो है अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। एक बीच में मुझसे जो है वो एक सेल फ्रैक्शनेशन के नाम से एक टॉपिक जो है वो मिस हो गया था। सेल फ्रैक्शनेशन। सेल फ्रैक्शनेशन क्या होती है जी? हम जानते हैं कि एक सेल जो है उसके अंदर काफ़ी चीज़ें मौजूद होती हैं। न्यूक्लियस होता है, बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जी। ये सेल है आपका, ये न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, गोल्जी बॉडीज़ होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। काफ़ी चीज़ें मौजूद होती हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। सेल ऑर्गेनल्स। इन सेल ऑर्गेनल्स को अगर हमें स्टडी करना होता है, इनकी बायोकेमिकल स्टडी की जाती है, यानी केमिकल्स की मदद से इनको स्टडी किया जाता है। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका या जो तरीक़ाकार होता है वो ये कि हमें इन कंपोनेंट्स को, इन सेल ऑर्गेनल्स को अलग-अलग करना होता है। यानी हमें इस सेल को तोड़ देना है, पूरे सेल को तोड़ के तमाम ऑर्गेनल्स को अलग-अलग कर देना है ऐसे। या हमें तमाम जो ये गोल्जी बॉडीज हो गई है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तमाम सेल ऑर्गेनल्स को अलग-अलग कर देंगे, ताकि फिर जो है हम हर चीज़ को अलग-अलग से स्टडी कर लें। इस अलग करने के प्रोसेस को आप कहते हो सेल फ्रैक्शनेशन। तो सेल फ्रैक्शनेशन क्या होता है? एक सेल को तोड़ देना, तोड़कर उसके तमाम सेल ऑर्गेनल्स को अलग-अलग कर देना, ताकि फिर हम तमाम सेल ऑर्गेनल्स को बायोकेमिकली स्टडी कर सकें, केमिकल्स की मदद से उनकी स्टडी कर सकें कि उनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, उनकी बनावट जो है उसमें कौन कौन से कंपाउंड्स वगैरह, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स शामिल हैं। इस प्रोसेस को, सेल को तोड़कर उसके ऑर्गेनल्स को अलहदा करना जो है वो सेल फ्रैक्शनेशन कहलाता है। सेल फ्रैक्शनेशन जो है जी वो 2 हिस्सों के अंदर होती है। एक कहलाता है जी होमोजिनेशन, और एक कहलाता है जी सेंट्रीफ्यूगेशन। और एक कहलाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है जी। तो ये जो सेल तोड़ने का प्रोसेस होता है, सेल फ्रैक्शन, ये 2 हिस्सों में या 2 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप होता है जी होमोजिनेशन, और दूसरा स्टेप होता है जी सेंट्रीफ्यूगेशन। होमोजिनेशन क्या होती है जी? होमोजिनेशन ये होता है कि हमारे पास ये जो सेल होता है ये भी कोई अलहदा नहीं होता, ये तो टिश्यू में होता है। टिश्यू के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं। देखें, 1 2 3 4 5 6। तो पहले होमोजिनेशन वाले स्टेप के अंदर हम करते क्या है, एक टिश्यू को ब्रेक करके सेल को अलहदा किया जाता है। सेल अलहदा हो जाता है, टिश्यू को तोड़कर उसमें से सेल को अलहदा किया जाता है। उस वाले हिस्से को, उस स्टेप को आप कहते हो होमोजिनेशन। होमोजिनेशन जिस डिवाइस या जिस इंस्ट्रूमेंट या जिस मशीन के जरिए की जाती है उसको हम कहते हैं होमोजिनाइजर। होमोजिनाइजर होता है, बड़ी एक गोल सी प्लेट होती है, उसमें टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है हम ऐसा एक टिश्यू डाल देते हैं, और टिश्यू जो होता है वो कोल्ड एनवायरनमेंट से निकला हुआ होता है। यानी कि एक आपने पहले से उसको जो है ना ठंडा करा हुआ होता है, बर्फ़ की तरह का, क्योंकि बर्फ़ को तोड़ना आसान होता है। तो आपने जो है एक टिश्यू लिया पहले, और आपने टिश्यू को एक कोल्ड एनवायरनमेंट में रख दिया। बहुत ही ज़्यादा कोल्ड एनवायरनमेंट में जब आप रख लोगे तो ये जो टिश्यू है ये इंतहाई सख्त हो जाता है। उसके बाद आप इस टिश्यू को एक टेस्ट ट्यूब में डालकर इस मशीन के अंदर रख देते हैं, होमोजिनाइजर। ये मशीन गोल गोल घूमती है, और गोल गोल घूमने से क्या होता है जी कि ये तमाम सेल्स जो है वो अलहदा हो जाते हैं।
तमाम सेल्स अलहदा हो जाते हैं। आपके पास जो है वो जो भारी सेल होते हैं वो नीचे मौजूद होते हैं। आप फिल्टर के जरिए उस अलहदा कर देते हैं उस एक भारी सेल को। ये आपका इस स्टेप होमोजिनाइजर वाले होमोजिनेशन वाले स्टेप के जरिए आपका सेल जो है वो अलहदा हो गया। अब आता है जी दूसरा प्रोसेस जिसको आप कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन एक मशीन के जरिए की जाती है, उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेटर। और सेंट्रीफ्यूगेटर भी बिल्कुल होमोजेनाइजर की तरह काम करता है। अक्सर आपने कभी लेबोरेटरी जो मेडिकल लेबोरेटरीज होते हैं जब टेस्ट किए जाते हैं वहाँ आपने एक मशीन देखी होगी जी, गोल मशीन होती है, उसमें ऐसे छोटे छोटे सुराग होते हैं और उन छोटे छोटे सुरागों में टेस्ट ट्यूब रख दी जाती है। ऐसे टेस्ट ट्यूब रखी जाती हैं और ये जो है गोल मशीन पे गोल गोल घूमती है, ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही होती है, बड़ी स्पीड में घूमती है। इस मशीन को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेटर। और इसके जरिए हम ये वाला स्टेप करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। कैसे किया जाता है जी, आपने होमोजिनाइजर के जरिए सेल अलहदा कर दिया, उसको एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। ये आपके पास टेस्ट ट्यूब है और आपने इसके अंदर जो है वो सेल आपने ये रख दिया। लिक्विड के अंदर रखा हुआ होता है सेल को। आपने सेल को एक लिक्विड में डुबो के आपने एक ट्यूब में रखा हुआ है। अब आपने इसको इस मशीन में डाल दिया, सेंट्रीफ्यूगेटर में। आपने इस मशीन में डाल दिया। अब आप क्या करते हैं जी, इस मशीन को घुमाते हैं, ये गोल गोल घूमता है। गोल गोल घूमता है जी एक खास स्पीड में। शुरू में बड़ी कम स्पीड रखी जाती है, लो स्पीड होती है जी स्टार्ट के अंदर, और आप इसको लो स्पीड के अंदर घुमाते हैं। अच्छा, जब आप गोल घुमाते हो, फिजिक्स है ये जी, आप अभी वो फिजिक्स में चैप्टर भी पढ़ लें गोल मोशन वाला, सर्कुलर मोशन का। तो जब आप गोल घुमाते हैं तो आपकी जो है ऑब्जेक्ट पर एक अंदर की तरफ फोर्स लग रही होती है, एक बाहर की तरफ फोर्स लग रही होती है। ये वाली ज्यादा फोर्स होगी अगर, तो आपका ये जो गोल ऑब्जेक्ट है ये गोल दायरा वाला मोशन खत्म करके अलहदा हो जाता है। इस फोर्स को आप कहते हो सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स। ठीक है, यहाँ पर ये वाला अमल हो रहा होता है। ये अभी हम फिजिक्स पर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम ये वहां पर और ज्यादा इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। तो हमने क्या किया, हमारे पास टेस्ट ट्यूब में एक सिंगल सेल मौजूद है, हमने उस टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूगेटर में डाल दिया। सेंट्रीफ्यूगेटर को हमने शुरू के अंदर हल्की स्पीड में घुमाया। अब जब हल्की स्पीड में घूमेगा तो अब ये जो सेल है आपका, ये जो एक सिंगल सेल था आपका, ये टूट जाएगा। और इसमें से जो भारी वाला ऑर्गेनल होगा, ये न्यूक्लियस सबसे भारी होता है, ये जो भारी वाला ऑर्गेनल है ये अलहदा होकर आपकी टेस्ट ट्यूब के नीचे आ जाएगा, ऐसे नीचे जमा हो जाएगा। ये नीचे अबे भाई, नीचे जो है वो आपके ये टेस्ट ट्यूब में जमा हो जाएगा यहाँ पर, और बाकी जो सेल ऑर्गेनल्स है वो भी ऊपर ही रहेंगे। अब आप इस सेंट्रीफ्यूगेटर को रोक दोगे, इसको छान के एक अलहदा ट्यूब में ये न्यूक्लियस को ट्रांसफर कर दोगे, न्यूक्लियस अलहदा हो गया। फिर आप क्या करेंगे, दोबारा इस ट्यूब को आप इस दोबारा, अब ये जो आपका बच गया ये वाला मटेरियल, इसको आपने एक अलहदा टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर किया, एक अलहदा टेस्ट ट्यूब में आपने ट्रांसफर कर दिया इसको, और अब आपने दोबारा मशीन में रखा, लेकिन अब थोड़ी सी आपने स्पीड बढ़ा दी। अब ये और ज्यादा तेज घूमेगा तो न्यूक्लियस से जो थोड़ा हल्का पार्टिकल होता है गोल्जी बॉडी इस टाइप का, ये अब अलहदा हो जाएगा, ये नीचे जमा हो जाएगा। और आपने अब दोबारा छान के गोल्जी बॉडीज को अलहदा कर दिया, आपने ये गोल्जी बॉडीज अलहदा कर दी। अब जो बच गया फिर दोबारा आपने एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया और फिर दोबारा अब आपने ज्यादा स्पीड में घुमाया। तो आप ये प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे। आप टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूगेटर में रखकर सेंट्रीफ्यूगेटर को घुमाते हैं। जब कम स्पीड होगी तो जो भारी पार्टिकल है वो अपने गोल मोशन से हट जाएगा, सेल में से बाहर निकल आएगा, अलहदा हो जाएगा, आप उसको छान के अलहदा कर दोगे। फिर आप दोबारा उसको घुमाओगे थोड़ा ज्यादा स्पीड से, तो अब जो अब आपके पास बच गया उसमें जो भारी चीज है वो अलहदा हो जाएगी। इस तरह आप तमाम कंपोनेंट्स जो है, तमाम सेल ऑर्गेनल्स, उनको अलहदा कर लेते हैं। अब हर ट्यूब के अंदर, एक टेस्ट ट्यूब में न्यूक्लियस आ गया, एक में माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, एक में गोल्जी बॉडीज आ गई, एक में आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आ गया। अब आप हर ट्यूब के अंदर केमिकल्स के जरिए उनकी आप रिसर्च करते हैं, उनकी आप तहकीक करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को आप कहते हो सेल फ्रैक्शनेशन। सेल फ्रैक्शनेशन क्या होता है जी, एक ऐसा तरीकाकार है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए आप सेल में जितने भी सेल ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं सबको अलहदा कर देते हैं, ताकि आप सबकी स्टडी कर सकें। कैसे की जाती है जी, दो स्टेप्स के अंदर की जाती है। पहला स्टेप कहलाता है होमोजिनेशन, दूसरा स्टेप कहलाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। होमोजिनेशन के अंदर जो है हम एक मशीन को इस्तेमाल करते हैं, होमोजिनाइजर। हम जो है एक टिश्यू लेते हैं कोल्ड एनवायरनमेंट से निकाल कर, और उसको एक ट्यूब में डालकर होमोजेनाइजर में उसको घुमाते हैं तो वो टिश्यू टूट जाता है, सेल अलहदा हो जाता है। हम सेल अलहदा सेल को एक अलग टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं और फिर हम दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जिसको आप कहते हो सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें जो मशीन इस्तेमाल की जाती है उसको आप कहते हो सेंट्रीफ्यूगेटर।
इसमें आपने टेस्ट ट्यूब रखी, सेंट्रीफ्यूगेटर के अंदर टेस्ट ट्यूब गोल घूमती है, कम स्पीड में घूमेगी, भारी पार्टिकल अलहदा हो जाएगा, फिर स्पीड आपने बढ़ा दी, फिर भारी पार्टिकल अलहदा हो जाएगा, इस तरह आप सारे पार्टिकल्स को अलहदा कर देते हैं। ये सेल्फ फ्रैक्शनेशन होता है और इसी की मदद से आपने हर ऑर्गेनल को अलहदा अलहदा स्टडी करके उनकी कंपोजिशन पता करी कि कौन सी चीज किस किस मटेरियल से बनी हुई है, किन किन मॉलिक्यूल से बनी हुई है। अच्छा, अब हमने सेल वाले चैप्टर के अंदर सेल पढ़ लिया, सेल क्या होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख ली थी, सेल की हिस्ट्री देख ली थी, सेल फ्रैक्शनेशन देख लिया, और हमने माइक्रोस्कोप भी देख लिया। फिर हमने सेल की स्टडी स्टार्ट की थी। हमने आपको बताया था कि सेल के अंदर जो प्लांट एल्गी वगैरह वाले जो सेल होते हैं, प्लांट एल्गी बैक्टीरिया फंगस, इनमें 4 बेसिक पार्ट होते हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। जबकि एनिमल्स के अंदर 3 से बेसिक पार्ट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। यानी एक कौन सी चीज है जो एनिमल में मिसिंग है, वो है सेल वॉल, और हमने लास्ट क्लास में उसको पढ़ा था। सेल वॉल किस तरह की उसकी बनावट होती है, कितनी किस्म की सेल वॉल होती है, क्या क्या चीजों से बना हुआ होता है, प्लांट बैक्टीरिया फंगस के सेल वॉल में कहाँ फर्क है, और सेल वॉल का क्या फंक्शन है, ये सब हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब हमने आज जो है वो दूसरा बेसिक पार्ट पढ़ना है जी। दूसरा बेसिक पार्ट जो है वो कहलाता है सेल मेम्ब्रेन। प्लांट, एल्गीज, बैक्टीरिया और फंगस, इनके अंदर तो ये दूसरा बेसिक पार्ट है क्योंकि पहला सेल वॉल है, जबकि एनिमल के अंदर ये पहला बेसिक पार्ट है। तो पहली बात तो ये हो गई जी कि ये तमाम टाइप के सेल्स में मौजूद होता है, तमाम टाइप के सेल्स में ये प्रेजेंट होगा, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंगस हो, सबों में सेल मेम्ब्रेन मौजूद होता है। बस फर्क क्या है कि प्लांट के अंदर ये आउटर मोस्ट नहीं होता, सेल वॉल के बाद होता है, लाई आफ्टर सेल वॉल। प्लांट वगैरह जो होते हैं, एल्गी प्लांट बैक्टीरिया, उनमें सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर सेल वॉल होता है, और सेल वॉल के बाद ये चीज मौजूद होती है, सेल मेम्ब्रेन। जबकि एनिमल्स के अंदर ये आउटर मोस्ट पार्ट हो जाता है, क्योंकि इसके बाहर सेल वॉल जो है वो नहीं होती। तो अगर ये एनिमल का सेल है तो ये न्यूक्लियस है, ये जो है ये आउटर लेयर, ये सेल मेम्ब्रेन है। जबकि अगर ये प्लांट सेल है मेरे पास, ये उसका न्यूक्लियस है, तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये सेल वॉल हो गई, और सेल वॉल के बाद जो अगली लेयर आएगी, प्राइमरी वॉल के बाद जो अगली लेयर आएगी, ये होती है सेल मेम्ब्रेन, ये वाली होती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है जी, तो ये जरा फर्क ध्यान में रख लेगा, प्लांट के अंदर सेल वॉल के बाद होगा सेल मेम्ब्रेन, जबकि एनिमल्स के अंदर ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। अब जरा इसकी पहले कंपोजिशन की बात कर लेते हैं, इसकी बनावट की बात कर लेते हैं कि ये किस तरीके से बना हुआ होता है। सेल मेम्ब्रेन का जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, जो हमारे पास सेल वॉल का स्ट्रक्चर है, वो हमें 1972 को 2 साइंटिस्ट थे, एक सिंगर और एक निकलसन, इन दोनों ने पेश किया था। ये 2 साइंटिस्ट हैं, दोनों बड़े गहरे दोस्त थे, एक सिंगर था और एक निकलसन था। इन दोनों ने मिलकर 1972 को ये आपको जो है सेल मेम्ब्रेन का जो है वो स्ट्रक्चर पेश किया था, और उस स्ट्रक्चर को इन्होंने जो नाम दिया था वो नाम दिया था फ्लूइड मोसाइक मॉडल। फ्लूइड मोसाइक मॉडल, ठीक है, जो अभी हम मॉडल बनाएंगे, जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को आप कहते हो फ्लूइड मोसाइक मॉडल। किसने दिया था आपको, ये सिंगर और निकलसन ने। कब दिया था जी, 1972 को। सिंगर और निकलसन के फ्लूइड मोसाइक मॉडल के मुताबिक सेल मेम्ब्रेन में 2 तो मेजर कंपाउंड होते हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा 2 चीजें पाई जाती है, एक फॉस्फोलिपिड और दूसरा प्रोटीन। ये तो मेजर है, ये मेजर है, सबसे ज्यादा पाया जाता है ये वाले कंपाउंड्स, ये वाले मैक्रोमोलिक्यूल्स। लेकिन इनके अलावा कुछ और मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होती हैं, कम तादाद में होती हैं लेकिन थोड़ी बहुत मौजूद होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन्स भी मौजूद होती हैं, ग्लाइकोलिपिड्स भी मौजूद होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होती हैं, ग्लाइकोलिपिड्स भी होती हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी होती हैं। ये ज़रा कम तादाद में होती है, माइनर फॉर्म में, यानी कि लो क्वांटिटी के अंदर होती है, लो कंसंट्रेशन के होते हैं। मेन आपके पास ये 2 हैं। अभी हम ड्रॉ करेंगे, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिएगा आप, ज़्यादातर फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन ही होगा। ये जो 3 चीज़ें हैं जी, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, ये कम होता है। अब ये मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं जी, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हमने पिछले चैप्टर में हमने ये पढ़ा हुआ है, बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर।
ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन, ये जो दो हैं, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन जो है, ये तो वो हैं जी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। ये वाले, ये दो जो हैं ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है ग्लूकोज और प्रोटीन से मिलके बनता है, और ग्लाइकोलिपिड जो है वो ग्लूकोज और लिपिड से मिलके बनता है। इसी तरह ये कार्बोहाइड्रेट है, ये तो आपको पता है जी, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाले। प्रोटीन भी आपको पता होता है जी कौन से हैं जी, अमाइनो एसिड की जो चेन होती है। और फॉस्फोलिपिड जो है लिपिड की एक टाइप होती है। फॉस्फोलिपिड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्योंकि ये मेजर होता है, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो फॉस्फोलिपिड को थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। हमने चैप्टर नंबर 2 जो है यानी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, उसमें हमने पढ़ा था लिपिड्स। तीन तीन मेजर होते हैं जी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स। लिपिड्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, पॉलीमर्स होती हैं ऐसी, जिनके जो मोनोमर होते हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होते हैं। और इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो इंतहाई कम होता है। ठीक है, ये लिपिड्स के बारे में आपको बताया था कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, लेकिन ऑक्सीजन बहुत कम होता है, एक बात। और दूसरी बात कि ये पॉलीमर्स होती हैं लिपिड, और इनके जो छोटे छोटे मोनोमर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। अब लिपिड्स की फिर मैंने आपको 4 टाइप्स बताई थी। पहली टाइप होती है जी एसाइल ग्लिसरॉल, दूसरी होती है वैक्सिस, तीसरी होती है फॉस्फोलिपिड, और चौथी होती है टर्पिनॉइड्स। फिर जब हमने फॉस्फोलिपिड पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि फैटी एसिड की 2 चेन होती हैं जी, ये एक चेन हो गई और ये दूसरी चेन हो गई, ये फैटी एसिड है। 2 फैटी एसिड्स की चेन होती है। अब इनका मैं स्ट्रक्चर तो नहीं बना के दिखा रहा हूँ, तो आपको उस चैप्टर में बना के दिखा दिया था, उसकी वीडियो भी देख लिएगा। वो कार्बन, ये CH3, CH2, CH2 वो वाला स्ट्रक्चर है। हाँ, फैटी एसिड आखिर में जो एसिड लगा होता है COOH, ये होता है फैटी एसिड। बड़ी बड़ी चेन होती है। तो ऐसी 2 चेन होती है जी, एक ये रही चेन फैटी एसिड की, एक ये रही चेन फैटी एसिड की। और ये दोनों चेन जो होती हैं कंबाइन हुई हुई होती हैं ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल से। ये हो गया ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होता है। और इस ग्लिसरॉल के साथ एक और मॉलिक्यूल लगा हुआ होता है जिसको आप कहते हो फॉस्फोरस ग्रुप। ये होता है फॉस्फोलिपिड का एक मॉलिक्यूल। एसाइल ग्लिसरॉल और फॉस्फोलिपिड में ये फर्क होता है कि एसाइल ग्लिसरॉल में ये नहीं होता फॉस्फोलिपिड, और फैटी एसिड 3 होती है, जबकि फॉस्फोलिपिड में 2 फैटी एसिड की चेन है ग्लिसरॉल से जुड़ी हुई, और ग्लिसरॉल के साथ फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल लगा हुआ है। ये फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर होता है। अगर ये हम इसको एक ऐसी जनरल से इसकी डायग्राम बनाए, तो इस हिस्से को मैं गोल कर देता हूँ, ये गोल हो गया जी इस हिस्से को, यानी ये जो गोल हिस्सा है जो मैंने ड्रॉ किया है, ये फॉस्फोरस है और ग्लिसरॉल है। और ये जी इसके साथ ये 2 चेन आ गई, एक येरी चेन और एक येरी चेन, ये फैटी एसिड है। तो ये दोनों चेन क्या हो गई जी, फैटी एसिड। और ये गोल जो स्ट्रक्चर है ये क्या है जी, फॉस्फोरस प्लस ग्लिसरॉल। मैंने आपको वहां पढ़ाया था कि जी ये जो होता है फॉस्फोलिपिड, ये सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होता है, और इसका एक एंड वाटर लविंग होता है, एक एंड वाटर हेटिंग होता है। तो जरा वो भी देख लेते हैं इसको। ये फैटी एसिड है, ये वाला जो एंड है, ये वाला एंड, ये फैटी एसिड है। और फैटी एसिड लिपिड होता है, और आप जानते हैं कि लिपिड जो है पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकता, इनसॉल्युबल होता है पानी का। तो ये वाला जो एंड होता है ये पानी को डिसॉल्व नहीं कर सकता। इस वाले एंड को हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, फिलिक का मतलब होता है नफरत करने वाला। तो ये पानी से नफरत करता है, पानी इधर से आके बाउंस हो जाएगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा। हाइड्रोफिलिक एंड हो गया इस मॉलिक्यूल का ये वाला। जबकि ये जो फॉस्फोरस और ग्लिसरॉल है ये पानी एब्जॉर्ब कर सकता है, इसको हम कहते हैं हाइड्रो, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने यार, ये हाइड्रोफोबिक है और ये हाइड्रोफिलिक है। बात वही है, बस नाम उल्टा हो गया था। ठीक है जी। तो ये जो होता है हाइड्रोफोबिक, ये वाटर हेटिंग होता है, हेटिंग। और ये जो होता है वाटर लविंग होता है, इसको हम कहते हैं वाटर लविंग, वाटर हेटिंग। क्योंकि ये फैटी एसिड से बना हुआ है ना, ये वाला एंड पानी डिसॉल्व नहीं कर सकता, तो ये पानी को नफरत कर रहा है, तो वाटर हेटिंग एंड होता है। और इस वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक है ये। और ये जो दूसरा है फॉस्फोरस ग्रुप और ग्लिसरॉल वाला, ये पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है, इसको आप कहते हो हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग।
यानी ये जो फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है ये एक बड़ा मजेदार सा मॉलिक्यूल है। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है इसके एक सिरे पे पानी एब्जॉर्ब हो सकता है, जबकि दूसरे सिरे से पानी एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, पानी रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये हो गया एक फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल। अब वापस आते हैं जी सेल मेम्ब्रेन की तरफ। सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, फ्लूइड मोसाइक मॉडल सिंगर निकलसन ने जो पेश किया था, उसमें उन्होंने कहा था जी कि 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स। लेकिन मेजर है जी फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन, बाकी तो ऐसे ही है जी, कुछ मेम्ब्रेन में मौजूद होती है, कुछ में नहीं भी होती। कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जो है कुछ में होती है, कुछ में नहीं भी होती, लेकिन फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन लाजमी होता है। सिंगर निकलसन क्या कहते थे जी कि आपके पास जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर होती है। फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर्स होती हैं जी, 2 लेयर्स, और पैरेलल होती हैं। पैरेलल के मुराद जैसे कि एक के ऊपर एक, जैसे आप डबल रोटी सैंडविच बनाते हैं ना, एक डबल रोटी के ऊपर दूसरी डबल रोटी कर देते हैं, ऐसे पैरेलल होती है 2 फॉस्फोलिपिड की लेयर। ऐसे ये एक फॉस्फोलिपिड की लेयर बना रहा हूं मैं, देख लें। एक ये लेयर हो गई, एक ये लेयर हो गई। ये जो मैं गोल आपको सामने जो बना रहा हूँ ये वही है जी फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर, ये मैंने आपको जो बना के दिखाया यहाँ पे। तो ऐसे ये एक लेयर हो गई जी, ये फर्स्ट लेयर है, और ये जो है वो नीचे वाली सेकेंड लेयर है। फॉस्फोलिपिड की हैं ये दोनों। तो निकलसन और सिंगर ये कहते थे कि आपके पास जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें बेसिक चीज जो होती है वो फॉस्फोलिपिड होती है। 2 लेयर होती है फॉस्फोलिपिड की, एक ऊपर एक नीचे, और ये अरेंज ऐसी हुई होती हैं कि इनका जो हाइड्रो, ये वाला देखें कौन सा एंड है, हाइड्रोफिलिक एंड, पानी से मोहब्बत करने वाला। हाइड्रोफिलिक एंड जो होता है वो किनारों पे होता है, देखिए यहाँ पे भी किनारे पर है, ये भी किनारे पर है। और जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है यानी नफरत करने वाला, ये वाला, वो बीच में होता है। हाइड्रोफोबिक, पानी से नफरत करने वाला, ये वाला जो होता है, ये वाला, ठीक है। तो ये 2 फॉस्फोलिपिड की लेयर्स होती हैं, एक ऊपर एक नीचे, पैरेलल होती हैं, ऊपर नीचे होती हैं, और अरेंज इस तरह भी होती हैं कि दोनों का जो हाइड्रोफिलिक एंड होता है वो किनारों पर होता है, एक ऊपर की तरफ होगा एक नीचे की तरफ होगा, और दोनों का जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है वो बीच के अंदर होता है। इसकी वजह क्या होती है जी, इस तरह अरेंज करने की वजह ये होती है, पानी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। देखिए पानी यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन ये पानी से नफरत करता है बीच का। कहाँ है ये अरे भाई, यहाँ मैं हाईलाइट ही कर लेता हूँ। देखिए पानी यहाँ पर तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन ये जो है ये पानी से नफरत करता है, ये पानी को तो रिफ्लेक्ट कर देगा, तो पानी अक्रॉस नहीं जाएगा, मेम्ब्रेन से नीचे नहीं आएगा। इसी तरह अगर अंदर से पानी को बाहर जाना है तो चलो यहाँ पर तो पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन ये वाला हिस्सा क्या है, पानी से नफरत करता है, ये आगे बढ़ने ही नहीं देगा, तो पानी जो है वो वापस नीचे आ जाएगा, स्किप कर जाएगा। स्किप नहीं करेगा, वापस पानी रिफ्लेक्ट होकर नीचे आ जाएगा। तो पानी ऐसे एंटर हुआ, ठीक है जी, लेकिन यहाँ पर आकर ये पानी से नफरत करता है तो पानी को वापस नीचे कर देगा। इसी तरीके से यहाँ से अगर पानी एंटर हुआ तो ये हिस्सा नफरत करता है तो वापस पानी को ऊपर फेंक देगा। तो इससे ये होता है जी कि आपकी सेल मेम्ब्रेन में हर जगह से पानी अंदर बाहर नहीं होगा। हर जगह से ये नहीं है कि ये खिड़कियां हैं पानी अंदर बाहर हो जाए, ऐसे तो फिर पानी सेल कंट्रोल ही नहीं कर सकता, अंदर से बाहर निकले जा रहा है, कभी यहाँ से निकल रहा है कभी वहां से। इस तरीके से पानी का चेक एंड बैलेंस हो गया। अब पूरी सेल मेम्ब्रेन से कहीं से भी पानी ना बाहर जा रहा है ना अंदर जा रहा है, ठीक है जी। तो आपके पास जो फ्लूइड मोसाइक मॉडल है उसके मुताबिक फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर्स है, एक ऊपर एक नीचे, दोनों का हाइड्रोफिलिक एंड ऊपर ऊपर है किनारों पर, और हाइड्रोफोबिक एंड जो है वो बीच में। ज्यादातर आपकी पूरी मेम्ब्रेन जो है 98% आप कह लो जी फॉस्फोलिपिड से बनी हुई है, ठीक है जी। उसके बाद जगह जगह पर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं ऐसे, ये एक बड़ा सा प्रोटीन का मॉलिक्यूल बना दिया मैंने। कभी कभार ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैंने तो ये मिटा रहा हूँ, ये सब मैं मिटा रहा हूँ। अच्छा, फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर है, और फिर जगह जगह प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स लगे हुए होते हैं। ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, ये क्या है, प्रोटीन है।
प्रोटीन का मॉलिक्यूल है। प्रोटीन के मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो पूरी अक्रॉस द मेम्ब्रेन होते हैं, यानी पूरी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एक से दूसरे तरफ जा रहे हैं। और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो खाली किनारों पे होते हैं, जैसे यहाँ पर हो गया ये मॉलिक्यूल हो गया, या ऐसे किनारों पे जुड़ा हुआ होगा, या थोड़ा सा अंदर होगा, ये ऐसे होते हैं। कुछ कुछ किनारों पे टच हुए हुए होते हैं, और कुछ जो है वो पूरे क्रॉस कर रहे होते हैं। जो किनारे पे टच हुए हुए होते हैं उनको आप प्रिफेरल भी कहते हैं, प्रिफेरल, और एक्सटेंसिव भी कहते हैं। और जो ये पूरे हैं, पूरी मेम्ब्रेन के अक्रॉस हैं, इनको आप इंट्रिंसिक या इंटीग्रल भी कहते हैं, इंटीग्रल या फिर इंट्रिंसिक। ठीक है जी। तो ये दो तरह के प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर पूरी मेम्ब्रेन के अक्रॉस होंगे तो आप उनको कहोगे इंटीग्रल या इंट्रिंसिक, और अगर खाली किनारों पे मौजूद होते तो उनको आप कहोगे पेरिफेरल या एक्सटेंसिव। कुछ आपने देखे होंगे ना, बन खाते हैं आप नाश्ते के अंदर, तो कुछ बन ऐसे होते हैं उनमें किशमिश होती है। अब आप किशमिश देखेंगे, कुछ बनों के अंदर वो बन में किशमिश जो है वो कभी तो अंदर तक घुसती है, कभी खाली ऊपर ही ऊपर लगी हुई होती है। ऐसे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स या तो पूरे अंदर तक घुसे हुए या सिर्फ किनारों पे लगे हुए। जो किनारों पे लगे हुए उनको आप पेरिफेरल कहते हो, जो अंदर तक घुसे हुए उनको आप इंटीग्रल कहते हो। ये रास्ते हैं दरअसल। ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है ना, ये इनमें रास्ता होता है, इधर से पानी आना जाना करता है, यहाँ से जा रहा है पानी या यूं बाहर जा रहा है, क्योंकि पानी यहाँ से तो नहीं जा सकता, मैंने आपको बता दिया, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक की वजह से। तो यूं जो है आपके इस प्रोटीन की वजह से सेल मेम्ब्रेन के पास खाली पर्टिकुलर रास्ते हैं जहां से पानी आना जाना कर सकता है। पूरी मेम्ब्रेन में से पानी आना जाना नहीं कर सकता। फॉस्फोलिपिड की जो लेयर है इसमें से पानी आना जाना नहीं करेगा। पानी आना जाना करेगा खाली इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन से, क्योंकि ये पूरे रास्ता बन गया एक, ये चैनल होता है, इसमें से पानी आ जाता है, इसमें से पानी जाता है। इससे क्या हुआ, इस डिजाइनिंग से क्या हुआ, आपका जो सेल मेम्ब्रेन है वो पानी को, या पानी में जो डिजोल्व मॉलिक्यूल है उनके बाहर जाने या आने जाने को चेक एंड बैलेंस कर रहा है। हर जगह से पानी जो है वो जा लिया। तो ये तो आपका फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है। मेन चीजें देख लें आप, फॉस्फोलिपिड ही है और प्रोटीन है। बाकी जगह जगह कभी यहाँ कार्बोहाइड्रेट लगी हुई होती है, ऐसे ये कार्बोहाइड्रेट लगी हुई, कभी कुछ कुछ मेम्ब्रेन्स के अंदर जगह जगह होती हैं, कभी कभार नहीं भी होती। कभी यहाँ पर जो है ये फॉस्फोलिपिड लगा हुआ होता है, ग्लाइकोप्रोटीन, ऐसे साइड में कुछ छोटे मोटे मोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। कौन से, यही वाले ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड या कार्बोहाइड्रेट। इनका कोई काम नहीं होता, बस ये ऐसे अटैच हुए होते हैं, यूजलेस है, बस ऐसे अटैच हुए में सपोर्ट कर रहा है। ये है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन में जो आपके पास फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है, जिसको आप सिंगल और निकलसन ने पेश किया था 1972 में, उसके मुताबिक सेल मेम्ब्रेन के अंदर दो जो हैं फॉस्फोलिपिड की लेयर्स होती हैं, ऊपर नीचे। फॉस्फोलिपिड लेयर का जो हाइड्रोफिलिक एंड होता है वो किनारों पर होता है, और हाइड्रोफोबिक एंड जो होता है वो बीच में होता है। हाइड्रोफोबिक एंड फैटी एसिड वाला होता है, और हाइड्रोफिलिक एंड जो होता है वो ग्लिसरॉल और फॉस्फोरेट वाला होता है। तो हाइड्रोफिलिक जो है वो किनारों पर है, और हाइड्रोफोबिक जो है वो बीच में है। फंक्शन मैंने आपको बता दिया, ताकि पानी जो है वो इनमें से क्रॉस ना कर सके। जगह जगह प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, या तो इंटीग्रल होंगे या एक्स्ट्रा या प्रीफेरल होंगे। इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो दरअसल चैनल्स होती हैं, इनके जरिए जो है पानी जो है वो आना जाना कर सकता है। तो ये हो गया जी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, कंपोजिशन वगैरह, और आपने देख लिया सेल मेम्ब्रेन सब में मौजूद होती है। अब जरा इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। इसका बहुत सारा फंक्शन है जी। एक तो आपके सेल को शेप देता है, ये आपके सेल को शेप प्रोवाइड कर रहा है। आपका सेल जो है वो ऐसा बन गया ना इस मेम्ब्रेन की वजह से, क्योंकि ये जो साइटोप्लाज्म है ये जेली की तरह का होता है, और आपको पता है जेली का कोई शेप नहीं हो सकता, बह सकती है। तो अगर ये सेल मेम्ब्रेन नहीं हो सकता, नहीं होता अगर, तो फिर ये जेली बह जाती, एमोबा की तरह जो है ऐसा हो जाता, कभी एमोबा की तरह दूसरा शेप हो जाता, शेप चेंज होता रहता। सेल मेम्ब्रेन की वजह से इसका शेप मेंटेन हुआ हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, ये बहुत सारे ट्रांसपोर्ट प्रोसेस करता है, यानी ये ट्रांसपोर्टेशन करता है, यानी चीजों को सेल से बाहर लाएगा या सेल के अंदर लाएगा, ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा काम क्या है इसका, ट्रांसपोर्टेशन करता है, यानी कि चीजों को सेल के अंदर लाएगा, या सेल के अंदर से कोई चीज बाहर फेंकनी होगी तो वो सेल मेम्ब्रेन के जरिए बाहर जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन ये जो करता है वो कौन कौन सी हो सकती है, एक्टिव भी हो सकती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट की दो टाइप होती हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, दोनों कर सकता है ये, डिफ्यूजन भी और ऑस्मोसिस भी।
उसके अलावा तीसरी टाइप का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, तीसरी टाइप का, वो कहलाता है एक्सोसाइटोसिस। चौथी टाइप का जो होता है वो कहलाता है एंडोसाइटोसिस। और जो एंडोसाइटोसिस होता है इसकी दो टाइप होती है, एक होती है फैगोसाइटोसिस और एक होती है पिनोसाइटोसिस। ये हैं जी इतनी सारी ट्रांसपोर्टेशन की किस्में। ये जो ट्रांसपोर्टेशन होती है ना, यानी चीज़ों का आना जाना, चीज़ें सेल के अंदर आ जाएं या सेल के बाहर चली जाएं, इसको आप कहते हो ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन कितनी टाइप की होती है? 4 किस्म की होती है, एक्टिव, पैसिव, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। अब ये क्या होती है ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन हमारे पास सिर्फ 4 मिनट रहेगा, तो चले जो जो एक्सप्लेन हो जाएगी वो हो जाएगी। आपके माइक खोल रहा हूँ मैं, अगर कोई सवाल हो बच्चों तो पूछ लिएगा। वजह यह है कि एकदम से क्लास ड्रॉप हो सकती है। ठीक है जी। तो सेल मेम्ब्रेन का पहला काम जो है वो है शेप मेंटेन रखता है सेल का। दूसरा काम है जी ट्रांसपोर्टेशन, यानी सेल के अंदर चीजें लाना इंटीग्रल प्रोटीन से या चीजें बाहर निकालना, इसको आप ट्रांसपोर्टेशन कहते हो। 4 किस्म की ट्रांसपोर्टेशन होती है और सेल मेम्ब्रेन चारों किस्म की ट्रांसपोर्टेशन करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है जी? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, चीज जो होती है, मटेरियल जो होता है, वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। ठीक है, बल्कि एक्टिव से पहले हम एक काम करते हैं, पैसिव समझ लेते हैं। पैसिव फिर आसान हो जाएगा। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है? चीजें जो होती हैं वो हाई कंसंट्रेशन से अगर लो कंसंट्रेशन की तरफ जाए, इसको आप कहते हो पैसिव ट्रांसपोर्ट। हाई कंसंट्रेशन से मुराद होती है जहां वो ज्यादा है, लो कंसंट्रेशन से मुराद होती है जहां वो कम है। मिसाल के तौर पे ये आपके पास मॉलिक्यूल्स है, देखिए इस तरफ ज्यादा है, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स है इस तरफ ये, और इस तरफ आप देखें कम मॉलिक्यूल है, बस दो। तो इस तरफ क्या है जी? मॉलिक्यूल्स ज्यादा हाई, इस तरफ क्या है जी? लो कंसंट्रेशन कम है। तो होगा क्या, जब ज्यादा और कम हो जाता है तो फिर मॉलिक्यूल ज्यादा से कम की तरफ जाना शुरू करते हैं, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जाना शुरू कर देते हैं। अगर आप एक कमरे के किनारे पर परफ्यूम छिड़के तो वहां मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं, किनारे पे दूसरी तरफ जो है वो मॉलिक्यूल्स कम होते हैं। क्या होता है? खुद ब खुद मॉलिक्यूल्स ज्यादा से कम की तरफ जाना शुरू कर देते हैं ऐसे। और आपके पास जो दूसरा किनारा था वहां खुशबू नहीं थी, थोड़ी देर बाद आपको खुशबू आना शुरू हो जाती है। आप अगर एक गिलास लें, इसमें पानी भर रखा है आपने, ये पानी है, अब बीच में आप एक इंक का ड्रॉप डाल दें, अब इंक या बीच में हाई है, किनारों पे क्या है? लो है। खुद ब खुद ज्यादा से कम की तरफ आपकी इंक फैलना शुरू होगी। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आपकी इंक जो है वो पूरे पानी में फैल जाएगी। क्या हुआ जी? आपकी जो इंक है हाई से लो की तरफ मूव कर गई। तो अगर आपके पास एक जगह चीज ज्यादा होती है, दूसरी जगह चीजें कम होती हैं, तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चीजें जो होती हैं ज्यादा से कम की तरफ मूव करना शुरू हो जाती हैं। आप एक कमरे में एक जगह पर पानी फेंक दें, अब यहाँ पर पानी ज्यादा है, यहाँ पानी नहीं है, कम है, क्या होता है? खुद ब खुद पानी बहना शुरू कर देता है, ज्यादा से कम की तरफ जाना शुरू होता है, ये हाई ये लो, ज्यादा से कम की तरफ जाना शुरू हो जाता है। इसको आप कहते हो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है? अगर चीजें ज्यादा हैं वहां से कम की तरफ जाना शुरू कर दें, इसको आप कहते हो पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट दो किस्म की होती है, यहां देख लें जी, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। अगर आपके पास मॉलिक्यूल ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं, बीच में कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये होती है डिफ्यूजन। और अगर मॉलिक्यूल्स आपके ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं लेकिन बीच में एक छन्नी, एक मेम्ब्रेन मौजूद है, तो इसको आप कहते हो ऑस्मोसिस। अब हम इस टॉपिक को इंशाल्लाह जो है कल की क्लास में